हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आज आपके झारखंड बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो साइंस का हम लोग पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितनी दी हुई है आपके बोर्ड द्वारा जो मॉडल प्रश्न जारी किया हुआ है उनको हम लोग अच्छी तरह से विथ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसा बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इंट्रैक्शन आप शायद पढ़ लिए होंगे। इंट्रैक्शन में आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ एक फंसाने वाला चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि दर्पण की जो हमें हमें हमारी आँख की जो सामान्य देखने की क्षमता जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये ऑप्शन देखते हुए ढेर सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ये 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा या -25 सेंटीमीटर होगा। बट समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी मतलब अनंत पर। ठीक है, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन का ए का बी हो जाएगा। दूसरा नंबर बनाते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु का स्थिति क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई अवतल दर्पण है, उसमें जो जितनी वस्तु की ऊंचाई है उतनी ही प्रतिबिंब की ऊंचाई, उतनी ही हाइट का प्रतिबिंब किस जगह पे बनती है। आप लोगों ने चैप्टर ये प्रकाश में पढ़े होंगे कि दर्पण ये वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं जितनी, उतनी ही वस्तु जितनी होती है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। तो वक्रता त्रिज्या मतलब इससे सी से सूचित करते हैं। तो ए नंबर का हो गया। 2 नंबर का देखिए, इसमें 2 बार बी भी रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एट सी, हिंदी में बी लेकिन इंग्लिश में देखिए सी नंबर, ऑप्शन सी, 2 का सी हो जाएगा क्योंकि बराबर प्रतिबिंब वही बनाती है वक्रता त्रिज्या पे, वो भी उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं भी पढ़ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है। सबसे तेज गति से किसमें चलती है। तेज गति से आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि तेज गति से कौन चल सकता है, जिनको कोई विरोध ना करे। यदि विरोध करेगा तो वो बंदा स्लो हो जाएगा। तो तेल की डेंसिटी और पानी और वायु और कागज, तो वायु की जो डेंसिटी है अपर्तनाक है और तेल की अपर्तनाक जो है और पानी की अपर्तनाक सबकी भिन्न भिन्न है। बट सबसे कम जिसका अपर्तनाक इसका होता है वायु का। तो वायु में प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मे भी हो सकता है कि यही क्वेश्चन टिट्टो आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिखने को मिल सकता है। तो 3 का सी, वायु में प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है। ठीक है, चलिए अब प्रकाश की क्षमता, एक लेंस दिया हुआ जिसकी क्षमता दिया हुआ -4 मीटर या कुछ भी है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ी होगी कि लेंस क्षमता बराबर P बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है, 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो F बराबर लिख सकते हैं, F बराबर 1/P। यार इसको इधर कर दिए और इसको नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो F बराबर जो हो जाएगा 1/-4 तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 माइनस था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में माइनस था इसलिए माइनस लगाएं। 0.25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी। 4 का भी सी, 4 का सी कैसे, तो लेंस का फार्मूला लगाएं। P बराबर 1/f होता है, 1/f फोकल लेंथ को क्रॉस, इसको f को यहाँ ले आए तो P तो यहाँ आ जाएगा ना ऑटोमेटिक, आप मैथ में पढ़ चुके होंगे। तो 4 का भी सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए कि बोर्ड एग्जाम तक आपको ध्यान में कहीं क्वेश्चन इधर उधर ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पढ़िए। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। मानव नेत्र की जो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है किसके कारण होता है, तो वो सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा होता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियां के द्वारा मानव का फोकस लेंस, आँख का फोकस लेंस जो फोकस दूरी जो होती है आगे पीछे होती है, किसके द्वारा होती है, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर लिए। अब चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को भी
सॉरी करते हैं। तो क्या है, दूरदृष्टि दोष को भी डैश भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष को और दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, तो साइंस के नाम से दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है, या प्रेस्टोप्रिपिया कहा जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया से भी जाना जाता है दूरदृष्टि दोष को, इसका नाम अलग एक हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, 6 का ए हो गया, 6 का ए। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया विद्युत चैप्टर से। विद्युत चैप्टर का देखिए आपको हम क्वेश्चन बैंक जो कह रहा है उसी से क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, फराडे, एम्पियर या ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसको ऐसे सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। टंगस्टन एक धातु है जिसको किस में उपयोग किया जाता है, तो विद्युत के बल्ब में जो आर्गन टंगस्टन का जो फिलामेंट बना हुआ रहता है, जिसमें पीला वाला बल्ब जो होती थी पहले, उसमें देखिएगा एक बना हुआ रहता था अंदर में संरचना, वो टंगस्टन का बना हुआ रहता था इसलिए बिजली के बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है टंगस्टन का धातु का। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती है। जैसे ये हो गया, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो यहाँ से निकलेगी ऐसे अंदर आएगी, ये N4 नॉर्थ, S4 साउथ, ऐसे जाएगी ऐसे एक। ठीक है, तो तो उत्तरी ध्रुव किसको कहते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है। या बोलेगी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मतलब अंदर जाती है, तो वो दक्षिण। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो परम स्रोत कौन है, एलपीजी भी कभी कभार खत्म होती है, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी। हमारे लिए परम स्रोत जो होती है सन को याद रखिए, सन से सौर ऊर्जा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण जो हम संतुलित करते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करते हैं। तो 11 का ए। हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को किस नियम के द्वारा संतुलित करते हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया अच्छी तरह से। 12 नंबर क्वेश्चन को क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि Fe दिया हुआ है, CuSO4 एक रिएक्शन हुआ, तो इसमें बोला किस प्रकार का रिएक्शन है। तो इसमें एक पकड़ने वाली क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए Fe प्लस CuSO4, ये यहाँ तीर देते हैं, नीचे लिख देते हैं, Cu हो गया प्लस FeSO4 हो गया, यही है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ Fe था, Cu जो था SO4 के साथ था, बट जैसे ये रिएक्शन हुआ तो Fe कहाँ चल गया, SO4 के पास चला गया। तो क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह में प्रस्थान करना, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन किया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 12 नंबर का सी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि H+ आयन में क्या होता है, H+ मतलब आयन सांद्रता किस में सबसे अधिक होगी, तो नींबू का रस में सबसे ज्यादा अम्ल पाया जाता है। तो H+ का सूचित किससे, H+ मतलब अम्ल, और H- मतलब क्षारीय होता है। ठीक है, तो नींबू का रस में अम्लीय सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए क्या है कि ये 13 नंबर की है ना, वो 13 कर लिया। अब 14 नंबर क्वेश्चन को करते। 14 नंबर क्या है, कोई पदार्थ दिया हुआ ABC जिसका pH मान एक ए का pH मान यहाँ लिख लेते हैं। ए का जो है pH मान, सॉरी, ए का pH मान दिया हुआ 5, और बी का pH मान दिया हुआ 8, सी का दिया हुआ है 10, और डी का दिया हुआ है 13। ये हमें दिया हुआ। उसके बाद क्वेश्चन को, उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है। अम्ल क्या होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है। इधर ये मान लीजिए कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से जो इधर आएगा ये अम्ल होता है, जो इधर जाता है वो क्षारीय होता है। तो 7 से नीचे किसका, तो देखिए A5 A8 भी
8 7 से अधिक है, 10 भी 7 से अधिक है, 13 भी 7 से अधिक है, बट A5 एक ऑप्शन जो 5 दिया हुआ है वो 5 है जो 7 से कम है। तो अम्लीय पदार्थ कौन सी हो जाएगी जो 7 तक या 7 से कम तक, तो A नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो 7 से कम है। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम लोग अग्नि, जो वो आप लोग देखते होंगे कि पेट्रोल पंप में एक रेड कलर का बना हुआ रहता है सिलेंडर के टाइप, या कोई बैंक वगैरह में भी देखते होंगे, तो वो उसमें जो गैस भरी हुई रहती है, उस गैस में कौन सी गैस भरी होती रहती है, तो वो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, NaCO3 उसमें भरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दे दिया, Fe3O4, ये हम करा चुके हैं, अब देख सकते हैं जाके। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सी होती है, तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होती है वो Fe3O4 होती है। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास, उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी ग्रुप में पाया जाता है, पहले ये बोलिए। नोबल गैस जो होती है वो 10 ग्रुप 10 ग्रुप तक। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या जानते हैं, 2 8 8 और 2 ये होता है। तो देखिए नोबल गैस 10 तक, यानी 2 और 8 10, ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में कहीं दिया हुआ, तो आंसर मारिए। नोबल गैस यानी ग्रुप नंबर 10 ग्रुप नंबर 10 परमाणु की संख्या 10। तो परमाणु की 10 संख्या वाले ग्रुप नंबर 10, उसमें आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, एक 2 आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा, इस टाइप का ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ दिया हुआ है। चलिए 17 का भी सी समझ गए कैसे। नोबल गैस का ग्रुप नंबर 10 होता है, और उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखते हैं, हर एक परमाणु का पहले 2 से, फिर 8 से, फिर 8 से, फिर 2 से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 8 ये यहाँ। ठीक है, 17 का सी। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिखेगा इसलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं जो एक बॉन्ड, जैसे आप पढ़े होंगे बॉन्डिंग वाला में, तो जिसमें यहाँ पढ़े होंगे कि जिसमें दो या फिर 2 ट्रिपल डिजिट से जो ये वाला 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड वाला जो कार्बन होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। तो देखिए ऑप्शन को मिलाते हैं ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या बोला है कि CH4 ये मीथेन हो गया, तो इसको मैं ऐसे सजा देते हैं, ये एक ही इसमें एक ही बॉन्ड वाला है, ये हो जाएगा। फिर C2 यानी 2C, यहाँ 1 2 3 1 2 3 हाइड्रोजन 6 था, हाइड्रोजन ये जो इतनी दे रहे हैं ये सारा हाइड्रोजन यहाँ लिखाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन। तो देखिए ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त है। जहाँ डबल बॉन्ड जब दिखेगा या ट्रिपल बॉन्ड उसी को असंतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए C है, बट 2 ही हाइड्रोजन है, और कार्बन का संयोजकता कितनी होती है 4। तो आप मान लीजिए कि इसको 2 हाइड्रोजन देते हैं, इसको 2 हाइड्रोजन देते हैं, तो इसको एक हाइड्रोजन इसको देते हैं, इसको भी एक हाइड्रोजन इसको दिए, तो कितनी हुई देखिएगा, 1 2 बॉन्ड हुआ। एक मान लीजिए ये 3 बॉन्ड, अभी भी एक बॉन्ड की ज़रूरत है, तो अभी भी एक बॉन्ड की ज़रूरत है। तो C2H2 ये हो जाएगा C3H। अभी भी देखिए ये हाइड्रोजन के पास 3 ही बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के पास 3 ही बॉन्ड है, और कार्बन के पास, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। तो 4 होती है ना, तो एक और, तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड क्या बताया था आपको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को हम लोग असंतृप्त कार्बन कहते हैं। तो वो बी नंबर ऑप्शन, बी नहीं, सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड आया। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, HCHO कौन सा पर्यायत्मक समूह है? 4 पर्यायत्मक समूह पढ़े होंगे, एक एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन को। तो कीटोन अल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है, और कीटोन का जो 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हो उसे कीटोन से सूचित करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ कौन सी ग्रुप दी हुई है, तो यहाँ दी हुई है CHO। H तो इधर दिया हुआ, लेकिन इधर देखिए CHO किससे करते हैं, तो एल्डिहाइड को एल्डिहाइड। C नंबर ऑप्शन 19 का C, ठीक है। चलिए 20। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या, दिए गए तत्व के, दिए गए सॉरी यहाँ से कर लेते हैं, दिए गए तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर। सबसे पहले हम लोग को लिथियम का पता होनी चाहिए, तो लिथियम का कितना होता है। लिथियम को Li से सूचित करते हैं, लिथियम को L लिखते हैं ना, 11 टाउन उतना कौन। तो लिथियम 3 इसका परमाणु संख्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब इस पर यदि इस लास्ट में 1 किसका आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, उसी को हम लोग देखते हैं। तो मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो मैग्नीशियम का 12 होता है जिसका हो जाएगा 2, 8 और 2, तो लास्ट में 2 आ गया, 1 तो नहीं आया, ये नहीं हो जाएगा। अब कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, तो यहाँ लिखते हैं Ca कैल्शियम का 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है, तो कैल्शियम का 20 का लिखेंगे 2, 8, 8 और 2 हो जाएगा। तो लास्ट में इसका भी 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब ये देखते हैं, ये कैल्शियम हो गया। पोटेशियम, पोटेशियम का कितनी होती है, K से सूचित करते हैं, इसको 19 लिखते हैं, तो 19, तो इसका बराबर है ये हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो 19 का 2, 8, 8 2 देखिए, 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, लास्ट में 1 आया। और लिथियम का भी लास्ट में 1 है। इलेक्ट्रॉन विन्यास किसको बोलते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, जिसका लास्ट में, जो लास्ट कक्षा में होती है, तो लास्ट कक्षा में इसकी 1 है, और इसका लास्ट कक्षा में पोटेशियम का भी 1 में, तो इसके बराबर कौन होगी, तो कैल्शियम पोटेशियम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 20 का C पोटेशियम। इसका भी लास्ट में, जो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी लास्ट कक्षा में 1 है, यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए 20 का C, ठीक है। चलिए अब 20 हो गया, अब 21 बनाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, अमीबा किस प्रकार पोषण करता है, अमीबा जो भोजन करता है वो किस प्रकार करता है, तो अमीबा जो पोषण करता है वो प्राणी संभोजी पोषण द्वारा, अपना पोषण के थ्रू, जैसे भी उस नाम से जाना जाता है, प्राणी पोषण के नाम से, ठीक है। चलिए 21 नंबर हम लोग कर लिए। 22 नंबर क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन को, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के पायरवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारे से, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, 22 हो गया। 23 करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर के वृद्धि के लिए अपचायज का नियमन करता है। अपचायज को जो कंट्रोल करता है, कौन करता है, वो थायरोक्सिन हार्मोन, जो अपचायज को कंट्रोल करके उसका कार्बोहाइड्रेट वगैरह हमारे बॉडी को देती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर में वृद्धि की क्षमता आती है। तो थायरोक्सिन, यहाँ देखिएगा अधिक से अधिक लड़का क्या मारेगा, वृद्धि, जैसे ही देखेगा हार्मोन तो वृद्धि हार्मोन मार के आ जाएगा, बाबू गलत हो जाएगा। लेकिन थायरोक्सिन जो मार के, क्योंकि ये पॉइंट देखिएगा यहाँ, अपचायज का नियमन करता है। अपचायज का नियमन कौन करता है, तो थायरोक्सिन करता है। यही पॉइंट्स के कारण ये ऑप्शन सही आ गया, और अपचायज का नियमन करता है, ठीक है। चलिए मानव, अब आ गया 24 नंबर क्वेश्चन, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का कहाँ से होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला के द्वारा। हमारे शरीर का जो मानव अनैच्छिक क्रियाओं का, जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, उसे कौन करता है, तो मेडुला के द्वारा किया जाता है, ठीक है। 24 नंबर को भी कर लिए। हम ऑप्शन सारा नहीं पढ़ रहे। दिए गए चित्र में से किस प्रकार का जनन, ये देखिए, ये जो चित्र दिख रहा है आप लोगों को, ये चित्र, इसी चित्र से पूछा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार का जन्म प्रदर्शित करती है। ये आप लोगों पे छोड़ देते हैं कि आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन है वो। मनुष्य में निषेचन कहाँ होती है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होती है, अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, या गर्भाशय में, या योनि में। तो मनुष्य में जो निषेचन होती है वो अंडवाहिका में होती है। कहाँ निषेचन होती है, तो अंडवाहिका में, फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी जीव में गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में जो गुण आता है वो किसके द्वारा आता है, केवल पिता के, या माता के, या पिता माता दोनों के, दोनों के द्वारा ना आएगा भाई। तो माता पिता दोनों के आता है, तो
ठीक है। चलिए ये हो गया 28 हम लोगों ने कर लिया। अब आ गया ये नाभिकीय विद्युत संयंत्रण शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो नाभिकीय संलयन के नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। ये ध्यान रखिए क्या नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो वो नाभिकीय संलयन के थ्रू होती है। ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अभी 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो कितनी करती है सौर ऊर्जा से जो पत्तियां प्राप्त करती है उसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में कितना अपना खर्च करती है? तो वो 1% करती है। कितनी करती है? तो 1%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का ए। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को तो हम लोग कर ही लेंगे, बट एक बात बता देते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक को भी करते रहिएगा। यदि आपको एग्जाम में अच्छी नंबर लानी है तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए ये निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह हर एक सब्जेक्ट का करा दूँ तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है भाई। क्या निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? तो थर्मोकोल का डिस्पोजल कब? तो थर्मोकोल हमारे मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है, प्लास्टिक भी हमारे लिए। और मिट्टी का डिस्पोजल यदि आप करते हैं तो कहीं तो आप गड्ढा वगैरह करेंगे जिससे क्या होती है पकड़ कम हो जाती है। कागज़ के डिस्पोजल का कब? तो कागज़ का डिस्पोजल जो होती है इसका कप यदि हम यूज करते हैं तो ये क्या होगी कि ये रिसाइकिल होकर वो मिट्टी में मिल जाती है, पता भी नहीं चलती है। तो कागज़ के डिस्पोजल का कप का उपयोग करना हमारे पर्यावरण के लिए इन तीनों से बेटर होता है। ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन कागज़ के डिस्पोजल का कप हम लोग उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है कि आपके सोचने की क्षमता कैसे उस टाइप का दिया पता चलता है कि आप कैसे इसको सही करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को भी कर लिए। यदि यहाँ तक देखें तो थैंक यू। और लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर आप चाहते हैं तो हमें मैसेज कीजिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एग्जाम आ गया।